नमस्कार दोस्तों, आपका इस सीआरपीसी के यूट्यूब सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग सीआरपीसी के दूसरे हिस्से की चर्चा करेंगे और इस दूसरे हिस्से में जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले हिस्से में हम लोगों ने सीआरपीसी के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 46 तक के प्रोविजन की चर्चा कर ली और ये दूसरा सेशन है और इसमें हम लोग 46 से आगे चर्चा करना शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे क्लास में आ गए हैं थोड़ा सा हमको बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। गुड इवनिंग अभी, गुड इवनिंग रंजना, गुड इवनिंग कनिका। आवाज़ मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है? कोमल, मीनू, अमिता, चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। तो ये हम लोगों का दूसरा सेशन है और इसी तरीके से हम लोग सीआरपीसी को धीरे धीरे कंप्लीट कर जाएंगे। रोशनी, गुड इवनिंग। ये सिर्फ सीआरपीसी ही नहीं बल्कि जितने भी मेजर और माइनर एक्ट हैं, आपको चाहे यूपी में, चाहे एमपी में, चाहे बिहार में, जहां कहीं भी यूपी जुडिशियल सर्विस के सिलेबस में कोई लॉ का सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट पर एमसीक्यू मैं कराऊंगा और ये एमसीक्यू क्रमबद्ध तरीके से होगा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन लास्ट तक, तो जिससे आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए किसी और साधन की जरूरत नहीं। तो नमस्ते आप सभी को, नमस्ते भीम, नमस्ते रोशनी, नमस्ते। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न जो होगा हम लोगों का ये होगा, टार्ट का क्वेश्चन भी करा दिया है मैं उस चैनल पर जो राज जुडिशियल क्लासेस का है, कंपाइल्ड करके आज रात में मैं आपको डाल देता हूं, ठीक है, अपलोड कर देता हूं। गुड इवनिंग अंकिता तिवारी। तो ये है आपके सामने आज का पहला प्रश्न और ये पहला प्रश्न जो है वो है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी और ऐसी गिरफ्तारी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं अगर, तो महिला पुलिस अधिकारी निम्न की अनुज्ञा की प्राप्त करेगी। गुड इवनिंग अंकित, रितिका, अच्छा वेरी गुड। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अब परमिशन से ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और ये बात है कहां, सेक्शन 46 के क्लास नंबर 4 के अंतर्गत, सेक्शन 46 के क्लास नंबर 4। और ये जोड़ा कब गया है, ये 2005 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है और इसमें ये बात लिख दिया गया है कि किसी भी स्त्री को सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात असाधारण परिस्थितियों के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद महिला पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये, ये है आपका अगला प्रश्न कि उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश कौन सी केस में जारी किए गए हैं? ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किसी बलात्संग आरोपी को किसके प्रार्थना पत्र पर घटनास्थल से 16 किलोमीटर की परिधि के बाहर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है? ऑप्शन बताइए, किसके रिक्वेस्ट पर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये प्रोविजन कहां से रिलेटेड है? सेक्शन 53A से।
बलात्संग के अभियुक्त का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो 53A के अंतर्गत होता है। वही रेप के विक्टिम का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो सेक्शन 164A के तहत किया जाता है। और ये दोनों ही प्रोविजन 2005 के अमेंडमेंट से जोड़े गए। एक सेकंड भाई। चलिए आगे बढ़े। ये है आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है? शिनाख्त का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। सीआरपीसी की कौन सी धारा बताया गया है? 54, 54A, 55A कि 60A? हाँ शिव चौधरी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 54A, पहचान कार्रवाई है। और ये रिलेवेंट जो होता है आप जानते हैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत है, क्योंकि सेक्शन 9 किसी व्यक्ति या वस्तु के पहचान की बात करता है, उसके आइडेंटिफिकेशन की परेड की बात करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में प्रावधान किया गया है? जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन 53, 54, 55, 64। गिरफ्तार व्यक्ति के डॉक्टरी जांच के संबंध में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ 54 जो सेक्शन है ना वो यही कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की लीगल ड्यूटी है पुलिस वाले की कि वो तुरंत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए, और अगर वो नहीं करवाता तो आईपीसी के सेक्शन 166A के अंतर्गत वो अपराध का दोषी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की देखभाल करे। ये कब जोड़ा गया था? अभियुक्त की सुरक्षा की देखभाल के का प्रावधान कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी 2008 के अमेंडमेंट से। 2008 के अमेंडमेंट से, 2005 नहीं, 55 से पहले 2005 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? 12 घंटे, 24 घंटे, अपराध की संस्वीकृति तक, चोरी की गई वस्तु बता देने तक। कितनी देर तक कस्टडी हो सकती है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शिव चौधरी, अजय, रोशनी, मीनू, पिंकी, अमिता। ये है ऑप्शन नंबर बी 24 की बात करता है। और ये बात कहाँ लिखी गई है? सेक्शन 57 में। क्योंकि ये बात इसलिए लिखी गई है 57 में क्योंकि ये बिना वारंट की गिरफ्तारी की बात करता है। अब वारंट के साथ अगर गिरफ्तारी होती है तो कौन सा सेक्शन लागू होगा 24 घंटे के भीतर? हम्म 24 घंटे बताइए, मैं कमेंट आपका देख रहा हूं कि अगर बिना वारंट के गिरफ्तारी यहां पूछ रहा है, अगर वारंट के साथ भी गिरफ्तारी होगी तब भी तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। कौन सा सेक्शन लगेगा बताइएगा।
अगला प्रश्न है ना। हाँ, अजय सही बता रहे हैं, अजय सही बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है। कहां तक पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है? 76 होगा बेटा। और ये वाला, ये कहां तक पीछा कर सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी, भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। और ये सेक्शन 60 के क्लास नंबर 1 में प्रोविजन होगा इसका। नेक्स्ट है कि किसी अन्य विधि, शिव चौधरी 47 में है ना। दूसरी बात, किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपराध यदि 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्षों के अनधिक कारावास से दंडनीय है तो यह संज्ञेय एवं अजमानती होगा, असंज्ञेय अजमानती होगा, संज्ञेय और अजमानती होगा कि असंज्ञेय और अजमानती होगा? क्या होगा इसका स्वभाव? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, संज्ञेय और अजमानती होगा। और ये बात सीआरपीसी की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसी के लास्ट में बताया गया है। नेक्स्ट आपके सामने कि न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी किया गया समन होना चाहिए। कैसा? लिखित में, 2 प्रतियों में, दोनों सही है, लिखित रूप में और 2 प्रतियों में, तथा उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। क्या सही है? आपको बड़ा कठिन प्रश्न है, इसका जवाब बता पाना आपके लिए बहुत कठिन लग रहा है मुझे। कठिन है ना? ऑप्शन नंबर डी, डी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे ही बताओ बच्चों, किसी और को मत बता देना। और ये बात लिखी कहां है? सेक्शन 61 में। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि समन की तामील किस प्रकार की जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा, उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा? समन की तामील किसके द्वारा कराई जाती है? उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। और ये बात आपको सेक्शन 62 में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए फटाक से। देखिए, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये उस सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिसे हम 3 पार्ट में कर रहे हैं, जो लाइव बच्चे कर रहे हैं। और घंटा सवा घंटे की क्लास एक एक होगी और इस तरीके से हम लोग 4 से 5 घंटों में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे सीआरपीसी। तो ये रिवीजन है और अच्छा रिवीजन है कि आप बता रहे हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत समन की तामील से संबंधित व्यक्ति के परिवार तथा उसके साथ रहने वाले वयस्क पुरुष सदस्य के पास भेजकर छोड़कर की जा सकती है? 62 है कि 63 है कि 64 है कि 65 है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है ना कि जब 62-63 में बताए गए तरीकों से न हो पाए तो 64 वाला तरीका अपनाना है। और 64 वाला तरीका ये कहता है कि कोई तो परिवार का मिलेगा, उसी को दे देते हैं, उसी पर समन की सर्विस कर देते हैं, नौकर नहीं होना चाहिए और पुरुष सदस्य होना चाहिए। हाँ, सीआरपीसी के अंतर्गत सरकारी सेवक पर समन की तामीली किस धारा के अंतर्गत की जाती है? 66, 64, 67 कि 63? सरकारी सेवक।
सरकारी सेवक पर जो होता है वो 66 के अंतर्गत होता है। ठीक है, उसके कार्यालय के प्रधान को भेज दिया जाता है और यही स्थानीय अधिकारिता से बाहर ये हो जाएंगे। 64 आपने पढ़ा परिवार के किसी वयस्क सदस्य को, और ये निगम पर। नेक्स्ट है आपके सामने ये क्वेश्चन आपका, किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आह्वान पत्र का निर्वाह करना है सामान्यतः कैसे? पढ़ लीजिए, का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के द्वारा। अब आप बताइएगा इस क्वेश्चन के आंसर को कि गलत उत्तर बताइए। गलत उत्तर बताइए। एक विधिमान्य वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। इसे लिखित होना चाहिए, इसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। क्या है सही ऑप्शन, क्या कौन सा है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या तरीका है, क्योंकि गलत उत्तर ढूंढना था आपको, तो गलत उत्तर तो यही। चलिए बच्चों अगला देख लीजिए। दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट पवित्र रहता है। क्रिमिनल कोर्ट जो गिरफ्तारी का वारंट इश्यू करती है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 1 साल तक, 5 साल तक, 20 साल तक, जब तक कि रद्द नहीं करेंगे तब तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जब तक रद्द नहीं करेंगे तब तक चलेगा। और ये प्रोविजन आपको सेक्शन 70 के क्लास नंबर 2 में मिलेगा। ठीक है ना? और रद्द कौन करेगा? जिसने इश्यू किया, ये नहीं कि कोई भी उठा के कर दिया। जिसने इश्यू किया है वो रद्द न कर दे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये कि एक गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा किसके द्वारा? उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में जो उसका निष्पादन कर रहा है, उस न्यायालय की अधिकारिता में जिसने इसे जारी किया है। ऑप्शन सी है भारत में कहीं भी, ऑप्शन डी कहता है उस राज्य के क्षेत्राधिकारिता में ही। वारंट का निष्पादन कहां किया जाएगा? आसान है। ये भारत में कहीं भी है और सेक्शन कौन सा? 77 लागू हो जाएगा इस पर। 77 के अंतर्गत वारंट का एग्जीक्यूशन वो जाके कहीं भी उसका एग्जीक्यूशन कर सकता है। अच्छा ये बताइए ट्रांजिट रिमांड क्या है? ट्रांजिट रिमांड क्या है? यह कैदी का एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर है। यह आपराधिक मामले का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को ट्रांसफर है। अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना है। या ऑप्शन डी है कि एक अभियुक्त को न्यायालय से जेल ले जाया जाना है। क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य की राज्य में ले जाना। जैसा कि अभी करंट में चल रहा है, जो अतीक अहमद जो गुजरात की जेल में बंद थे, उस अतीक अहमद को गुजरात की जेल से अब उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। बिल्कुल से तो ये है अतुल अहमद। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अतीक अंकल बहुत बढ़िया, बहुत सही।
तो ये है किसी कारणवश किसी आरोपी गिरफ्तार न होने के लिए अपने को छुपाता है तो अदालत क्या निर्देश जारी कर सकती है? कुर्की का निर्देश देगी, उद्घोषणा का निर्देश देगी, कि जारी किए गए वारंट छपवाने के निर्देश देगी, कि उपयुक्त सभी क्या कर सकती है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, उद्घोषणा के लिए निर्देश करेगी। कहां है ये? सेक्शन 82 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा होती है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपराधी उद्घोषित कर देते हैं, ऐसा नहीं है भाई, अभी फरार के लिए उद्घोषणा होती है, अपराधी उद्घोषित बाद में होगा। 82 के ही 4 में अगर वो गंभीर अपराध का एलिगेशन उस पर है तो वो, और वो अभियुक्त रहा है, तो वो अपराधी भी उद्घोषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीआरपीसी में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया कहां दी गई है? 61 से 79, 82 से 86, की 70 से 81, की 87 से 90? बताइए, फटाक से बताइए तुरंत। राज वर्मा, लाडली, कोमल, मीनू, रितिका शर्मा, कनिका सिंघल, मीनू राय, शिव चौधरी, रंजना, राज वर्मा, अमिता पुरोहित, अंकित, कोमल। हाँ, बहुत बढ़िया। ये आप जो बता रहे हैं ये ऑप्शन नंबर सी है, 82 से लेकर 86 तक है। 82 में आपको उद्घोषणा हो जाएगी, 83 में हो जाएगी कुर्की, उसके बाद ऑब्जेक्शन, फिर उसके बाद संपत्ति को वापस किया जाना, सब प्रक्रिया 86 तक चलेगी। रिवीजन अच्छे से हो रहा है ना बच्चों? रिवीजन चल रहा है बढ़िया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी के सेक्शन 82 के अंतर्गत उद्घोषणा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ। ये अतः उद्घोषणा जारी की जा सकती है किसके? आरोपित अपराधी, प्रतिभू, साक्षी, सभी। सही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। किसके विरुद्ध जारी होती है ये? अरे यार शिव, मैं भूल ही जाता हूं यार। कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चौबे हो, चौधरी हो, क्या फर्क पड़ता है? चले, अब ये देखिए, ये ऑल ऑफ दी एबव होता है, सभी, मतलब जो 82 की जो प्रोक्लेमेशन जारी होती है ना क्लास 1 के अंतर्गत, वो अपराधी के लिए भी हो सकती है, वो सिक्योरिटी के लिए भी हो सकती है, वो विटनेस के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको हो जा रहा है बेटा। स्टूडेंट कोई भूमिहार, कोई पंडित, कोई यादव, कोई चमार नहीं होता, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। तो ये बात फिर से ध्यान दीजिएगा, ये फिर से ध्यान दीजिएगा कि यहां ये तो सबके लिए है, लेकिन 82 के क्लास नंबर 4 की जो उद्घोषणा होती है वो केवल केवल किसके लिए? एक्यूज्ड के लिए होती है, वो सबके लिए नहीं है। लेकिन यहां पर जो क्लास नंबर 1 जो फरार की उद्घोषणा होती है वो सबके लिए होती है। हाँ भी, चलें आगे बढ़े। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है? 83, 82, 84, 85? बताएं, फटाक से बताएं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन नंबर 83, ऑप्शन नंबर ए।
फिर हो गया रिपीट? ये देखिए, बताइए बच्चों, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। 6 माह के भीतर, 2 वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर कि 1 वर्ष के भीतर? इसका सही ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्ष के भीतर। सेक्शन कौन सा लागू होगा बच्चों? सेक्शन भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा लागू होगा। इसमें सेक्शन जो लागू होगा वो सेक्शन लागू होगा 85। हाँ वेरी गुड, 85 है, 85 है। 6 मंथ वाला ऑब्जेक्शन 84 में होता है, और अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो, यहां प्रोक्लेम्ड पर्सन ही हाजिर होता है। नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न कि सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं समन जारी किया जाता है? 90 में, 95 में कि 94 कि 91? बताइए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी के कब्जे में अगर कोई चीज है, किसी के कब्जे में कोई चीज है तो उसे पेश करने के लिए समन यहाँ पे जारी होता है। मतलब जो आप समन 60 से लेकर 61 से लेकर 69 में पढ़ते हैं वो व्यक्ति को हाजिर होने के लिए, और 91 वाला जो है और 92 वाला चीज पेश करने के लिए, कोई दस्तावेज पेश करने के लिए। नहीं करोगे तो ये सीआरपीसी का ही सेक्शन 349 भी अप्लाई हो सकता है और 345 भी अप्लाई हो सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं करेंगे तो न्यायालय गुस्सा आ जाएगा, ये देखिए, और सजा देगा इस बात के लिए। नेक्स्ट है कि डाक और तार की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? डीएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी दीवानी न्यायालय, सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी राजस्व न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय? कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? हाँ, डाक और तार प्राधिकारी के घर में तलाशी के लिए कौन जारी कर सकता है? तो डीएम और सीजीएम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस ये लाइट वाइट कट के डिस्टर्ब ना हो हम लोगों का क्लास। हाँ, जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है, किस व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है? नहीं। जब यह ज्ञात होगा कि अमुक किसके कब्जे में है तभी। हाँ, व्यक्ति विशेष एवं स्थान विशेष का अस्पष्ट उल्लेख हो तभी। ये क्या सही है इसमें से? सही है ना? ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, ये हाँ बिल्कुल, ये सेक्शन नंबर 93 के क्लास नंबर 1 के बी में आपको ये ग्राउंड मिल रहा है ना? 3 ग्राउंड है जिसमें तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है 93 के अंतर्गत। एक, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि 91 92 का पालन नहीं करेगा। दूसरा, जब ये चीज है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में है ये पता ही नहीं है, ज्ञात ही ना। और तीसरा, जब लगता है कि ऐसी तलाशी से इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या के पर्पज की पूर्ति होगी तो तलाशी वारंट जारी हो सकता है। चलिए, ये आपका, ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया ना
किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है? ये तो आप बता ही नहीं पाएंगे। 93, 95, 100 और 105। कोमल, रंजना, शिव, अजय, लाडली, मीनू, बताइए। शिव चौबे, इतने कठिन सवाल का जवाब आप लोग कैसे दे सकते हैं बताइए। ये तो कभी पहले सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। 93 नंबर सेक्शन लागू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 95 के अंतर्गत पुस्तक को समाप्त करने की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बता दिए ना। हाँ, कहाँ आवेदन करना होगा 95 के अंतर्गत जो उसकी कोई चीज जब्त कर ली गई है? डीएम के पास, कि सीजीएम के पास, कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पास, कि हाई कोर्ट के पास? बिल्कुल सही जवाब है, हाई कोर्ट के पास होता है सेक्शन 96 के अंतर्गत। नहीं बेटा कोमल, अगर आप पीछे हो जा रहे तो इसको थोड़ी थोड़ी देर पर आप लोग करिए, नेटवर्क है ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो आप क्या करिए कि टच करेंगे स्क्रीन पर तो लाइव दिखेगा, और लाइव को आप टच कर दिया करिए, थोड़ी थोड़ी देर पर ये काम कर दिया करिए। उसे खुराक चाहिए होती है, और आप खुराक नहीं देते हैं तो पिछड़ जाते हैं। तो ये है आपका 96 नंबर सेक्शन में। और 96 नंबर सेक्शन में कितने दिनों के भीतर हाई कोर्ट में आवेदन करना देना हो सकता है? अगला क्वेश्चन यही हो ही जाए। नहीं, अगला क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब मैं बता देता हूं। 2 महीनों के भीतर जब कोई डॉक्यूमेंट जब्त किया जाता है 95 के अंतर्गत, तो उसके 2 महीनों के भीतर हाई कोर्ट में उसे सेट असाइड कराने के लिए उस आदेश को आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, गुड इवनिंग प्रज्ञा पांडे जी। भाई आप माइलेज दे सकते हैं ना, सब माइलेज नहीं ना दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी के सेक्शन 97 के अंतर्गत कौन सर्च वारंट जारी नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? डीएम, के एसडीएम, कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, की सेशन कोर्ट? 97 के अंतर्गत कौन नहीं कर सकता? सेशन कोर्ट, क्योंकि 94 की, 97 की और 98 की अथॉरिटी सेम है। दोनों, तीनों की अथॉरिटी सेम है, और क्या है? डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। यही एक है जो यहां पर ट्रेसपासर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, और वही वो सेक्शन है जिसमें प्री का एक क्वेश्चन बनता है ना कि इंप्लाइड हैबियस कॉर्पस रिट कौन से सेक्शन के अंतर्गत जारी होती है? इंप्लाइड यानी विवक्षित बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, तो ये 97 ही है। अगला प्रश्न आपका ये कि सीआरपीसी के सेक्शन 98 के अंतर्गत क्या है? डीएम, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, ऑल ऑफ दी एबव? ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, क्योंकि 96, 4, 7 और 8 के अथॉरिटी सेम। यस यस यस। सीआरपीसी के सेक्शन 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को सीज करने का अधिकार किसे है? पुलिस अधिकारी को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि स्पेशल मजिस्ट्रेट को? बहुत बढ़िया शिव चौबे जी, बताइए किसके पास पावर है 102 की?
बहुत बढ़िया है बेटा। हाँ, ये है पुलिस ऑफिसर की। पुलिस ऑफिसर सीज करता है संपत्ति जो चुराई हुई है या जिसके संबंध में उसे ऐसा लग रहा है, जिसके पास उसे संदेह है कि ऐसी संपत्ति के संबंध में अपराध किया गया है, तो उस संपत्ति को सीज कर लेता है और ले जाके मजिस्ट्रेट को दे देता है। मजिस्ट्रेट भी कहेगा कि का हमारे सर पे लाके पटक दिए हैं, रखने लायक है तो रखेगा, नहीं तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि इसको ऐसा करो, किसी को दे दो, रखे रहे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम मंगा लेंगे उसके पास से, तो किसी को दे सकता है रखने के लिए। नेक्स्ट, कि क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश ले सकता है क्या? बताइए। 103, 104, फिर उसके बाद नहीं, हाँ, 105 सही ऑप्शन। नहीं बेटा, ये सीआरपीसी की दूसरी क्लास है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, ये 103 के अंतर्गत अपनी उपस्थिति में होने का कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिबद्ध यानी जब्त भी कर सकता है क्या? हाँ, नहीं, केवल सिविल न्यायालय कर सकता है, वरिष्ठ न्यायालय की अनुमति से कर सकता है। क्या सही? क्या दांडिक न्यायालय परिबद्ध कर सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा यस। क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए ना न्यायालय है वो। प्रोविजन आप जानते हैं, सेक्शन 104 के अंतर्गत वो परिबद्ध करता है। ये देखिए बेमतलब का एक तो प्री का क्वेश्चन बन जाता है, पूछा भी जाता है कि संविदाकारी राज्य यानी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है? 105, 105 ए, 106, 104 बी। और जो बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई करते हैं ऐसी जगहों पर चूक जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई में ये नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे नहीं। 105 ए हो जाएगा। तो इसलिए सिलेक्शन के लिए ना सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ रटंत नहीं, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट जरूरी है, कहीं कहीं रटंत जरूरी है। तो सबका मिला जुला असर जब दिखता है आपके रिजल्ट में, या आप रट्टू तोता भी हैं होने चाहिए, और आप जो है समझने में भी माहिर होने चाहिए, क्योंकि 20% से ज्यादा प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं किसी भी प्री परीक्षा में जिसको आप समझ के आधार पर आंसर देते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार किसको है? सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अपीली या पुनरीक्षण न्यायालय को, उपयुक्त सभी को? नीता पुरोहित, धन्यवाद धन्यवाद। उपयुक्त सभी को। आप जानते हैं ना, सेक्शन 106 से लेके 110 तक ये सब्सटेंटिव पार्ट है, निवारक प्रावधान है, हाँ, प्रिवेंटिव प्रोविजन है 106 से 110 तक। अब इसमें प्रतिभूति की मांग कौन कर सकता है? तो आप जानते ही हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 106 में है, अब बाकी 107, 108, 109 और 110 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। 3 साल 106 में है और 110 में भी 3 साल है, बाकी में 1-1 साल तक हो सकता है। किस अपराध के लिए एक दोषसिद्ध व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने को कहा जाता है? विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, आपराधिक अभित्रास, ये सभी कौन से मामले में?
ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कहां लिखा है? ये भी सेक्शन 106 में ही लिखा है। नेक्स्ट है कि यदि दोष सिद्धि अपील या अन्यथा सेट असाइड कर दी जाए तो सीआरपीसी के सेक्शन 106 के अंतर्गत जो बंधपत्र है वो वैध रहेगा कि अविधिक हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा कि इसमें से कोई सही नहीं? बताइए। ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा ना। दोष सिद्धि पर अपील अपास्त कर दी जाएगी तो फिर इसके अंतर्गत ये भी तो खत्म हो जाएगा। गलत काहे बता रहे हैं आप लोग? बैठ क्यों रहेगा बेटा? हम गलत पढ़ रहे हैं क्या? एक मिनट। यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त हो जाएगी तो 106 का आदेश भी शून्य हो जाएगा बेटा। बैठ नहीं रहेगा, ये शून्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये दोष सिद्धि पर ही लिया जाता है, कन्विक्ट किया और कहा कि भैया जब हम तुमको जेल से छोड़ेंगे तब भी तुम कायदे से रहोगे, शांति से, इसलिए हमने सिक्योरिटी ले ली। जब हायर कोर्ट में गया और अपील में, और अपील ने एक्विटल कर दिया, तो फिर वो जो लिया गया था सिक्योरिटी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। चले आगे बढ़े। ये है आपका अगला प्रश्न। शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा जहां दोष सिद्धि नहीं हुई है की जा सकती है। शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, दोष सिद्धि नहीं हुई है उसकी बात कर रहा हूं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, कौन सा है, कौन सा करेगा? आपका हो जाएगा ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए जो सिक्योरिटी ली जाती है वो 107 में ली जाती है अन्य दशाओं में। 106 में तो दोष सिद्धि पर है, यहां दोष सिद्धि की नहीं की बात करता। हाँ, कोई भी कार्यपालिकीय मजिस्ट्रेट परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है जिस व्यक्ति को बलवा कर दोषी पाया गया, कोई अपराध कारित करने वाला, गृहहीन व्यक्ति, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभाव्य है। अब ये तो भाई एकदम से ऑप्शन नंबर डी लग रहा है मुझे। आपको ऑप्शन नंबर जो भी लगे बता दीजिएगा। गलत मत करिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, दोष सिद्धि, अरे दोष सिद्धि कर रहे हैं, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट दे रहा है ना, तो कार्यपालिका मजिस्ट्रेट जो है वो 107 में मांगेगा शांति के लिए, और 106 और 107 पीस के लिए यानी परिशांति के लिए, 108, 109 और 110 ये सदाचार के लिए यानी गुड बिहेवियर के लिए। ये है आपका अगला प्रश्न। बताइए कि सीआरपीसी के सेक्शन 107 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो कितने से समय तक के लिए अधिकतम परिशांति बनाने के लिए बंधपत्र भरवा सकता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आप लोग इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं ना कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन हवा लग रहा है। बस ध्यान इतना रखिएगा, जिसकी जितनी भी तैयारी होगी, जो सारे बच्चों की एक बराबर नहीं होगी, कि जो भी क्वेश्चन देखिए उससे रिलेवेंट प्रोविजन को तुरंत दिमाग में क्लिक करिए। ये नहीं कि चलो हमने तो डी बता दिया, अब आराम करते हैं, अगला क्वेश्चन का इंतजार करते हैं। तुरंत उससे रिलेवेंट प्रोविजन को दिमाग में लाइए, है ना। कोशिश बल्कि ये भी करिए कि समय हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए कि हम बहुत तेजुखां हैं और हम ये चीजें भी जानते हैं। बहुत अच्छी चीज होगी आपके लिए।
नहीं बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, ईश्वर करें आपका रिजल्ट भी बढ़िया हो। अरे बेटा, तो इतना तो अच्छा कर रहे हो, अब सेक्शन में मार खा रहे हो तो सेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, पुलिस की, सिविल न्यायाधीश, कौन करेगा बताइए? वेरी गुड, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। केवल कन्विक्शन पर ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, नहीं सब एग्जीक्यूटिव। सीआरपीसी के अंतर्गत राजद्रोहात्मक बातें यानी सेडिशियस जो मैटर है फैलाने वालों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जा सकती है। किसके द्वारा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बहुत बढ़िया, एग्जीक्यूटिव ही है ना? 108 की बात कर रहा है। 108 में राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वालों से प्रतिभूति 108 के अंतर्गत ली जाती है। संदिग्ध व्यक्तियों से 109 में ली जाती है। और अभ्यासिक यानी कि कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर से जो लिया जाता है वो 110 के अंतर्गत लिया जाता है। ये 110 वाला जो है, ये 110 वाला जो है 3 वर्ष तक का हो सकता है। 106 और 110 लेता सब एग्जीक्यूटिव ही है 106 को छोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का प्रावधान 1973 की धारा 110 के अंतर्गत नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालक दंडाधिकारी ऐसे व्यक्ति से, बताइए? इसमें से क्या सही है आप का? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट इसके अंतर्गत नहीं आता। देखिए अमिता, हमारी कोशिश ये होती है कि चूंकि बड़ा सब्जेक्ट है, सीआरपीसी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर हम कोशिश करते हैं कि 1.5 घंटे का सेशन लें, लेकिन अब उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ जाएंगी, नेटवर्क बीच में चला जाएगा, आपका मन भर जाएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत से फैक्टर हैं जिससे कि वो उसे छोटा बना देता है। कभी कभी कोशिश ये होती है कि 1.5 घंटे का सेशन ले रहे हैं। चलिए, हाँ तुक्का था तो भी तो अच्छा ही था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के संबंध में प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के तहत की जा सकती है? अभ्यासिक अपराधियों से अभी जस्ट बात हुई थी, 110 के अंतर्गत। कितना? 3 वर्ष तक के लिए हो सकता है। किससे? अभ्यासिक अपराधियों से। कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा। कितने समय के लिए? वो हो चुका है। विथ और विदाउट श्योरिटी, तो विथ श्योरिटी ही लेगा, इसमें विदाउट श्योरिटी का ऑप्शन नहीं होता। आपको आ रहा है, फिर भी क्या करिएगा कि जब भी कोई परीक्षा उरीक्षा आए ना, तो पूरी सीआरपीसी, पूरी सीपीसी, पूरा टीपीए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सब्जेक्ट की सब हम कंपाइल कर दे रहे हैं, आप उसको भगा भगा के देख जरूर लीजिएगा। भगा भगा के देख लीजिएगा। और YouTube में बड़ी बढ़िया सुविधा दी हुई है। जब उसकी स्पीड आप 1.75 पर करते हैं, तब एक अच्छा शरीफ आदमी भी ऐसे बात करता है जैसे लगता है कि झगड़ा कर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभ्यासिक अपराधियों के सदाचार की प्रतिभूति के बारे में असत्य का है, बताइएगा? असत्य है। केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। ऐसा बंधपत्र प्रतिभूतियों सहित होना चाहिए। ऐसा बंधपत्र प्रतिभूतियों रहित हो सकता है। ऐसा बंधपत्र 3 वर्ष से अधिक समय का नहीं होना चाहिए। इसमें सही ऑप्शन क्या लग रहा है?
ऑप्शन नंबर सी, जस्ट अभी बात हुई थी कि यह प्रतिभूतियों रहित नहीं हो सकता, विथ श्योरिटी ही होगा, विदाउट श्योरिटी हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़े। 122 सीआरपीसी के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 1 वर्ष कि 2 वर्ष कि 3 वर्ष कि 5 वर्ष? कितना कारावास हो सकता है मैक्सिमम? ये हो सकता है मैक्सिमम 3 वर्ष। 3 वर्ष बच्चों। इतने ज्यादा लोग 1 वर्ष बता रहे हैं। 3 वर्ष होता है। देखिए मैं उसको फार्मूला बता। एक सेकेंड आगे आ गया। मेरी आवाज जा रही? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? चलिए बहुत बढ़िया। हम कह रहे थे ना कि ऐसी बाधाएं आ सकती। अच्छा वो 122 वाला, वो 122 का फार्मूला क्या है? तो मतलब ये कि भूल जाता है, ये बात जनरली भूल जाता है कि 1 साल या 3 साल। उसमें आप ये ध्यान रखिए कि 106 और 110 में है ना मैक्सिमम 3 साल तक के लिए आप श्योरिटी ली जा सकती है। तो जब 3 साल के लिए श्योरिटी ली जा सकती है तो उसके डिफॉल्ट करने पर जो जेल होती है ना वो मैक्सिमम उतनी हो सकती है जितने समय तक के लिए आपसे शांति से रहने की अपेक्षा की जाती है। तो मैक्सिमम 3 साल है तो 3 साल के लिए श्योरिटी भी हो सकती है। ज्यादातर सेक्शन 107, 108, 109 में तो 1 ही साल मैक्सिमम हो सकता है ना, तो उसमें 1 ही साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन अब ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिभूति देने में असफल रहने पर मैक्सिमम कारावास कितना हो सकता है, तो 3 साल हो सकता है क्योंकि 110 में तो 3 साल हो ही सकता है ना। ये चीज है इसमें, तो 3 साल मैक्सिमम। अच्छा हाँ ध्यान रखिएगा यहां पर एक चीज और है 122 के क्लास नंबर 7-8 में कि कितना मैक्सिमम कारावास होगा। तो कितना मैक्सिमम कारावास में आपको ध्यान रखना है कि अरे प्रकृति उसकी कैसी होगी। तो 106 और 107 के अंतर्गत जो है मतलब परिशांति कायम रखने के लिए वहां जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो सिंपल होता है। लेकिन 108, 109 और 110 की अगर हम लोग बात करें तो 108 के अंतर्गत भी सादा ही होगा, लेकिन 109 और 10 का जो है सादा या कठिन हो सकता है ये कारावास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समय लग गया यहां पर। सीआरपीसी के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की ऑल ऑफ दी एबव? ये करते हैं भाई साहब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 125 के अंतर्गत। मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजन हालांकि 125 से लेकर 128 तक है और सारी चीजें बताई जाती हैं। कब पा सकता है, कौन पा सकता है, कब नहीं पा सकता, कब पाने के बाद डिबार हो जाएगा, सब चीजें। मैक्सिमम कितना हो सकता है तो उसकी सीमा नहीं, पहले सीमा थी, अब नहीं। आपके सामने ये प्रश्न है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का दावा निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जिसके विवाह का विघटन हो गया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया। केवल पत्नी द्वारा, न कि विवाह विच्छेद कर लेने वाली ऐसी पत्नी जिसे पुनर्विवाह नहीं किया। किसी 5 वर्ष के बालक को उसके माता पिता की सम्मति के बिना भगा कर ले जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या प्रश्न पूछा? ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है ये बड़ा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसको पढ़िए, अगर पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ए। अच्छा, सेकेंड है। ये है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसको पढ़िए। कि निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी? कौन सी केस बताई गई है, बताइए। बहुत बढ़िया। यह है सुदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी के केस में। ये कहा गया था कि देखिए, एक हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी ले सकता है मेंटेनेंस, तो यहां भी मेंटेनेंस ले ले, वहां भी मेंटेनेंस ले ले, तो उसमें यह देखा जाएगा कि वास्तव में उसे मेंटेनेंस की जरूरत कितनी। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेंटेनेंस वो नहीं ले सकता। 4 विधियों का बहाना लेके वो कई बार मेंटेनेंस नहीं ले सकता। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पिता के बच्चे सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के हकदार नहीं है। यदि तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं। ऑप्शन कहता है कि भरण पोषण के हकदार है, डी कहता है कि सीआरपीसी से शासित होते ही नहीं। क्या है इसमें? सिंपल सी बात, भरण पोषण के हकदार हैं बच्चे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्मों पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी के। धर्मनिरपेक्ष धारा है ये। मोहम्मद ताजुद्दीन बनाम कमरुद्दीन बेगम, मोहम्मद अहमद खान साहबानो बेगम, तेजा सिंह बनाम छोटो, मुसम्मात जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम।
ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। 1985 में ये रूल आया और 1986 में एक अधिनियम आ गया, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, जिसमें कहा कि नहीं, मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न, किस 125(4) सीआरपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती? पत्नी जो स्वयं धन अर्जित कर रही है, पत्नी जो पारस्परिक सहमति से पृथक कर रह रही है, स्त्री जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो, उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो, और स्त्री जिसने पति से तलाक ले लिया हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो, भरण पोषण का भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। कौन? ऑप्शन नंबर, अमिता पुरोहित, भीम, सुलेखा चौधरी, रंजना लाडली। नहीं बिटिया, देखिए यही बात है, यही बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही। अब आप कहेंगे कि क्यों, आखिर वही ए भी तो हो सकता है। नहीं, 125(4) की बात करता है, स्वयं धन अर्जित कर रही है, वो 125 के 4 में नहीं है। ये 125 के 1 में ही है कि कोई भी जैसा व्यक्ति जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, वो भरण पोषण की डिमांड करे। क्या 125(4) में तो ग्राउंड है, जारता की दशा में रह रही हो, नहीं पा सकती। जो पारस्परिक सहमति से रह रही हो, नहीं पा सकती। जो पर्याप्त कारणों के बिना रह रही हो, नहीं पा सकती। ठीक है, अगला प्रश्न कि सीआरपीसी के धारा 125 में कार्रवाई में साक्ष्य उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन मामलों में है, वारंट मामलों में है, न्यायालय विवेक के अंतर्गत है, संक्षिप्त विचारणों में विहित है। हाँ जय, बिल्कुल ठीक है ना, ये आपका है, वही होगा जो समन मामलों में। कहां बताया गया है? सेक्शन 126 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि सीआरपीसी के सेक्शन 127 में क्या सही है? न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि को बढ़ा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट राशि घटा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि के आदेश को निरस्त कर सकता है। सभी विकल्प सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, रद्द कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट है कि विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन देता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानेदार के ए तथा सी दोनों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी है और थानेदार भी है। कौन सा सेक्शन लागू होता है? 129 लागू होता है। 129 है ना, कि जो सिविल बल द्वारा भीड़ को तितर बितर करना, सिविल बल के द्वारा भीड़ को तितर बितर करना 129 कौन करता है? तो यही अथॉरिटी। सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर पारित किया जा सकता है? 110 में कि 130 में कि 133 में कि 134 में? न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर जो होता है वो 133 में जारी किया जाता है। 133 में जारी, कौन जारी करता है? डीएम कर सकता है, एसडीएम कर सकता है, या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। और ये सिर्फ यही नहीं करते, ये करते हैं 144 वाला ऑर्डर भी यही करते हैं, 144A वाला ऑर्डर भी
यही करते हैं। ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एरिया है। कंडीशनल ऑर्डर, पब्लिक न्यूसेंस हटाने, सीआरपीसी के सेक्शन 133 के अंतर्गत कौन कर सकता है बताइए? तो सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, डीएम कर सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 133 को लागू करने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहां नहीं होना चाहिए? जनता के अधिकारों पर, लोक अधिक स्थान पर, निजी स्थान पर और निजी व्यक्तियों पर, उपयुक्त सभी पर। क्या सही है? कहां नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, निजी स्थान और निजी व्यक्तियों पर। ये पब्लिक न्यूसेंस है ना, पब्लिक न्यूसेंस है। तो पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है कि पब्लिक प्लेस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, जिससे जनता को नुकसान हो, वो काम नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई असुविधा हो रही है तो उसके लिए ये 133 का आदेश नहीं जारी होता। नेक्स्ट है, ये तो बता देंगे, 133 में उपताप को हटाने की शक्ति किसे है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन जज, जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी, डीएम। सही उत्तर दीजिएगा कि 133 के अंतर्गत जो सशर्त आदेश पारित किया जाता है उसे सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कथन क्या है? गलत है कि सही है कि आंशिक गलत है कि आंशिक सही? सही है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि सेक्शन 133 का क्लास नंबर 2 यही तो कहता है कि 133 के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है आपका ये, लिखा है कि सीआरपीसी के अंतर्गत किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण करने का निर्देश जारी कर सकती है? 139, 133, 145, 147। लोकल इन्वेस्टिगेशन का कौन सी धारा में आदेश दिया जाता है? लोकल इन्वेस्टिगेशन होगा 139 के अंदर। लोकल इंक्वायरी जो होगी, लोकल इंक्वायरी जो होगी वो होगी 148 के अंतर्गत, और लोकल इंस्पेक्शन जो होगा वो सेक्शन 310 के अंतर्गत। सीआरपीसी के किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण का निर्देश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है कि सीआरपीसी के किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है? 41 में कि 42 में कि 43 में कि 44 में? कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यादेश कौन सी धारा के अंतर्गत जारी कर सकता है? बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर। कौन सी धारा के अंतर्गत व्यादेश जारी कर सकता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 142 में। ये इसको छोड़ देते हैं, ये ले लीजिए।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की किस धारा के अंतर्गत डीएम को अत्यावश्यक लोक अवदूषण या आशंकित खतरे के संदर्भ में आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त है? 42 में, 43 में कि 44 में कि 45 में? बताइए। अर्जेंट मामला है ये, कौन सी धारा लगेगी? एकदम 144। मधुलिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर की केस भी है इस पर। कितने समय के लिए जारी किया जाता है? मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश 2 महीने के लिए। राज्य सरकार कितना और अतिरिक्त कर सकती है? 6 माह के लिए। 144 के अंतर्गत दिया गया, यही है कर्फ्यू। सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत आदेश की वैधता कितनी होती है? 3 माह, 4 माह, 2 माह, 5 माह? 2 माह। अभी जस्ट बात हुई थी हम लोगों की। ये देखिए, ये पढ़िए अब आप। वेरी गुड, यही है भाई। पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस हटाने का ऑर्डर कौन देगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा। 144 के अंतर्गत है। सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत आदेश 2 माह तक अस्तित्व में रहता है, किंतु राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है। कितने समय के लिए? 3 माह से अनधिक, 6 माह से अनधिक, 1 वर्ष से अनधिक, जैसा राज्य सरकार उचित समझे। कितना बढ़ा सकती है 144 के आदेश को? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह से अनधिक समय के लिए। 2 महीने पहले ही प्रभु दे दिए थे और 6 महीना ये प्रभु बढ़ा देंगे, तो ये कुल 8 महीना हो सकता है। ये बताइए कि सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर मूल अधिकार के उल्लंघन के होने पर याचिका दायर की जा सकती है। किस केस में कहा गया था? किस केस में कहा गया था? ऑप्शन नंबर सी, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। कौन सा सेक्शन 144 से संबंधित है? राम अवतार, कर्नाटक राज्य वर्सेस प्रवीण तोगड़िया, भगवान दत्त बनाम कमला देवी, कमाल अहमद बनाम स्टेट ऑफ यूपी। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण तोगड़िया की केस है। तुम हिले नहीं ना, कॉन्सेप्ट नहीं ना हिला तुम्हारा। तो ये है प्रवीण तोगड़िया। इसमें यही है कि भाषण वगैरह से अगर शंका है कि 144 की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उसको रोकने का आदेश बिल्कुल संवैधानिक है। यही बात कही गई थी कर्नाटक राज्य वर्सेस प्रवीण तोगड़िया के केस में। बस, तो ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस को डगमगाने के लिए तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो डगमगाएंगे, आप नहीं डगमगाए, ये बड़ी बात है। अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकता है यदि तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार वांछनीय। ये वाला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाता तो हम लोग आज का सेशन खत्म कर देते।
ये वाला क्या है क्वेश्चन? सभी या किसी भी एक आधार? कौन सही सुमेलित नहीं ये बताना है आप। न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनर ऑर्डर 133, जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया 137, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से 147, और न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश करने की शक्ति 145। कौन सा सही सुमेलित नहीं? ऑप्शन नंबर डी। साफ दिखाई दे रहा? ये है आपका अगला प्रश्न, बड़ा फेमस प्रश्न है कि किसी मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया, किस मामले में, कि सीआरपीसी का चैप्टर 8 जो है लोकहित में होने के कारण अनुच्छेद 19 के अतिक्रमण में नहीं। रामचरण, शिवनारायण, मधुलिमय, राम प्रसाद, बताइए। बस अब कुछ ही प्रश्नों की दूरी है। तो ये आपका है मधुलिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर। ये केस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में रखिएगा, मधुलिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर की। अगला प्रश्न कि 145 के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करता है, स्वत्व का निर्धारण करना नहीं है। ये किस केस में कहा गया था? किस केस में ये बात कही गई थी? ये कहा गया था ऑप्शन नंबर ए, भारत संघ वर्सेस अजीबुन्निसा खातून। कहता है भैया स्वामित्व तो अपना सीपीसी से डिसाइड करवाइएगा, सीआरपीसी खाली शांति भंग के खतरे का निवारण करता है। अगला प्रश्न कि सीआरपीसी के सेक्शन 145 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर प्रारंभ की जाती है? न्यायिक मजिस्ट्रेट के, कि पुलिस अधिकारी के, कि राजस्व अधिकारी के, कि शिकायतकर्ता के? ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अधिकारी। ठीक है, बस 145 सीआरपीसी के अधीन आदेश निम्न के संबंध में दिया जा सकता है। कोई भी संपत्ति किसी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें व भूमि की उपज लाभ भी सम्मिलित है, किसी ऐसे विवाद के संबंध में जिसमें शांति भंग होना संभव है, केवल चल संपत्ति से संबंधित है। 145 वाला जो आदेश है उसमें क्या है? भूमि या जल से संबंधित जिसके अंतर्गत फसलें, भूमि या उपज लाभ भी सम्मिलित है। बी, सेक्शन 145 के क्लास नंबर 2 में ये बात बताई गई। नेक्स्ट, स्थावर संपत्ति के कब्जे से जुड़ा विवाद निर्णित किया जाता है किसके द्वारा? न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या तो न्यायिक या कार्यपालक, न तो न्यायिक न ही कार्यपालक। ये क्या पूछ रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन से संबंधित जो डिस्प्यूट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड होता है, जब तक कि सेक्शन 478 के अंतर्गत इस कार्य को करने की जिम्मेदारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी न दे दी गई। ठीक है ना?
478 के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कार्य हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी दिया जा सकता है। उसमें से 145 वाला कार्य भी है, तो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ही होता है 145 का। कि अचल संपत्ति पर झगड़े के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पूर्व कितनी अवधि पर विचार करता है? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना कि 6 महीना? कितने पहले के कब्जे को देखता है कि किसका कब्जा था? ये कितना हो गया? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने के पहले के कब्जे को देखता है। कहां बताया गया? ये सेक्शन 145 के क्लास नंबर 4 में बताया गया। ध्यान रखिएगा, ये इस पर देख रहे हैं ना, प्री के कितने क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन 145 पर है। सेक्शन 145 पर इतने सारे क्वेश्चन हैं, मेंस में भी ये प्रश्न आ जाता है। देखिए फिर 145 क्या डिसाइड करता है 145 के अंतर्गत? ये डिसाइड करता है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक कब्जा डिसाइड करता, हक से उसका लेना देना नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा 145 की जब बात हो रही है तो कब्जे की बात हो रही है, और वही अचल संपत्ति के उपयोग से संबंधित अगर डिस्प्यूट है तो कौन सी धारा के अंतर्गत जाएगा? सेक्शन 147 के अंतर्गत जाएगा। तो सेक्शन भी पूछ दे तो आप लड़खड़ा मत जाइएगा। कि सीआरपीसी के सेक्शन 146 के उपधारा 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है। कब? जब वो मूवेबल है, जब वो निश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उस विषय वस्तु पर कब्जा था, जब समाधान नहीं कर पाता कि पक्षकारों में से एक विवाद की वस्तु पर किसका था, उस संबंध में कोई रिसीवर न्यायालय द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, तो कब कुर्क कर सकता है? का सही ऑप्शन बताइए, इसका ऑप्शन बताइए। हाँ, ये है कि जब वो नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि संपत्ति पर वास्तव में किसका कब्जा था, तो उस संपत्ति को कुर्क कर लेगा और वहां पर रिसीवर की नियुक्ति कर देगा कि लो भैया, अब हमको पता नहीं चल पा रहा है तो हम किसको कब्जा उठा के दे दें। लगभग उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ये तीनों स्थिति में है ना, तीनों स्थिति में होता है, लेकिन ये कह रहा है ना कि सही नहीं, इसलिए पहला हो जाएगा। बस बेटा 1 अथवा 2 क्वेश्चन होगा लास्ट। ये है अब कल जो शुरू करेंगे हम लोग ना, तो कल शुरू करेंगे एफआईआर से। बाटों और मापों का निरीक्षण किया जा सकता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कि तहसीलदार द्वारा। बाट और माप का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा। खोटे बाट और माप जो होते हैं उनका निरीक्षण करना। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़िए, यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल मिलेंगे तो एफआईआर वाले चैप्टर से शुरुआत होगी और फिर हम लोग पूरी सीआरपीसी करने में मुझे लगता है कि 2 क्लास और लग जाएंगे, क्योंकि बहुत भाग भाग के कराने का भी कोई मतलब नहीं है।
यहाँ आप देख रहे हैं अनअकैडमी पर संकल्प महोत्सव चल रहा है और इस पर कोई भी महोत्सव चलेगा आपको ये जो कोड है आपको राहत देगा, यानी आपको 20%, 10%, तो इस समय जो ऑफर चल रहा है उसके हिसाब से 25% तक का छूट मिल सकता है इस कोड को यूज करने पे। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी का। नहीं देखिए, होता ये है ना, एक तो मान लीजिए सब्जेक्ट भी मैटर करता है, दूसरी चीज ये है कि जब हमको रिस्पांस आपकी तरफ से अच्छा लगता है तो हम भी अच्छा रिस्पांस दे पाते हैं, और जब आप बहुत पैसिव मोड में रहते हैं तो हम भी थोड़ा पैसिव मोड में हो जाते हैं। और तबीयत भी ठीक लग रही है, उधर भी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ बिल्कुल, मैं आज ही डाल देता हूँ टाट वाला। देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन ये है कि ये 25% का डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, तो ये लिया जा सकता है और ये सिर्फ 31 मार्च तक ही इस ऑफर का लाभ लिया जा सकता है। 31 मार्च तक ऑफर का लाभ लिया जा सकता है। 12 महीनों का टारगेट जुडिशियरी बैच है 47,354 में, टारगेट जुडिशियरी बैच 2023 का है 34,440 रुपये में। तो ये 25% डिस्काउंट है। यूपी मेंस के लिए भी रैपिड बैच चल रहा है, तनसुख पालीवाल सर और उनकी टीम चला रही है 25 मार्च से। तो यहाँ पर आपको देखिए रैपिड बैच भी बिहार जुडिशियल सर्विस, गुजरात जुडिशियल सर्विस, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस, हर जगह के लिए 25 मार्च से 3 महीनों का है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस समय यूपी मेंस एग्जाम के लिए रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अभी मिल जाएंगी। लिंकिंग सुपर फास्ट बैच गुजरात जुडिशियल सर्विस प्रीलिम्स के लिए, यूपी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, बिहार जुडिशियरी के लिए टारगेट जुडिशियरी बैच 18 मार्च से ही चल रहा है। सब कुछ कवर किया जाएगा इसमें, मेजर और माइनर लॉ, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, नोट्स, सब कुछ। एमपी जुडिशियरी के लिए बैच आने वाला है 30 से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आपको ये है कोड, मैंने बताया ही था आपको कि कौन सा यूज़ करना है। हाँ बेटा, तबीयत मेरी ठीक है, कोड आपको यही यूज़ करना है, तब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो आप लोगों को उससे ढेर सारी बातें करेंगे। और प्लस की क्लास आज है, मतलब मुस्लिम लॉ की क्लास जो है 6:30 बजे से रहेगी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।